Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. What we have discussed in the previous class, frictional force. Static friction, kinetic friction. Okay, static friction acts on a body when both the bodies are at relative rest. And kinetic friction acts on a body when both the bodies are in relative motion. चलिए वहाँ तक बात कर चुके थे. फिर मैंने कहा था जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कि Fs जो है आपका ये 0 से स्टार्ट है, बढ़ता गया मैक्सिमम लिमिट म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट था, इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे. फिर हमने कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. हमारा डिस्कशन होना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. रीज़न क्या है? म्यू एस एन यहाँ पे भी है, म्यू के एन यहाँ है, नॉर्मल इसमें भी है, नॉर्मल इसमें भी है. तो इसका मतलब फैक्टर कौन है? म्यू एस एंड म्यू के. म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एक्चुअली म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर होता है म्यू के से. जो म्यू एस है वो हल्का सा ज़्यादा है किससे? म्यू के से. जिसकी वजह से एफ एस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एफ के से. आखिर वजह क्या है? रीज़न क्या है कि म्यू एस सरफेस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन म्यू एस हल्का सा ज़्यादा है म्यू के से. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इस बात को जानना ज़रूरी है. पहले हमने कहा था जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, कि कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है, कांटेक्ट कितना जो है मजबूत है, किस तरह से बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है. सपोज दिस इज टेबल एंड दिस इज द बॉडी, इट इज एट रिलेटिव रेस्ट. उस वक्त तक जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. लेकिन जो ही मोशन में आ गया, हाँ, बॉडी क्या करना शुरू कर दी? मूव करना शुरू कर दी. अब जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन. सिंपल सी बात है. अभी मैं ग्राउंड के कांटेक्ट में हूँ तो अभी मेरा ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ. अब मैं चलना शुरू कर रहा हूँ. जब मैं चलना शुरू कर देता हूँ तो ग्रिप क्या हो गया? थोड़ा सा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया. उस ग्रिप के कमज़ोर होने की वजह से हम कहते हैं कि म्यू के कम हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट है वो थोड़ा लूज पड़ गया है. एक्चुअली मामला इंटरलॉकिंग का है कि किस तरह से एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को इंटरलॉक किया हुआ है, किस तरह से एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है. एक्चुअली जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी में क्या है? रफनेस है. अब जाहिर सी बात है इंटरलॉकिंग होता है. जब बॉडी कांटेक्ट में आता है तो इंटरलॉक कर जाता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, या फिर हम कहेंगे जकड़ लेता है. तो जब रेस्ट में है तो ये इंटरलॉकिंग बहुत मजबूत है, एक दूसरे को बेहतरीन से इंटरलॉक किया हुआ है. तो इंटरलॉकिंग का है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. लेकिन जब चलना शुरू कर दिए, सिंपल से कॉमन सेंस यूज करें तो इंटरलॉकिंग क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, है ना. तो जब बॉडी मोशन में आ गया तो जो वो कांटेक्ट था, जो इंटरलॉकिंग थी, जो उसकी पकड़ थी, वो कम हो गया. जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि म्यू के जो है हल्का सा कम है. वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी बात थी. तो इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा कि म्यू के जो है हल्का सा कम होता है म्यू एस से. क्यों? इंटरलॉक कमज़ोर पड़ जाता है. क्यों? बॉडी मोशन में आ चुका है. आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. मेरे बच्चों, हम ग्राफ बनाए. कल आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था. सपोज ये बॉडी है, मैंने कहा कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 था. याद है? फिर मैंने कहा जब हमने फोर्स मान लेते हैं 1 न्यूटन किया तो ये भी जो है 1 न्यूटन हो गया. ठीक है. फिर हमने कहा कि साहब जब फोर्स जो हमने 2 न्यूटन किया तो ये भी 2 न्यूटन हो गया. जब हमने फोर्स को 3 न्यूटन किया ये भी क्या हो गया? 3 न्यूटन हो गया. यानी जो ये बढ़ रहा था वो भी बढ़ रहा है. फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि अपने मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया. अब मान लेते हैं कि 4 न्यूटन है, बॉडी मूव कर रही, तो इसका मतलब एफ एस जो है लेस देन 4 न्यूटन है.
अब बॉडी मूव कर रही है। तो क्या देखा था कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है 0 से 1 हो गया, तो ये भी 0 से 1 हो गया। जब इसको बढ़ाया 2 किया तो ये भी 2 हो गया। जब ये 2 से 3 हुआ तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। पता ही चला कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है ना, उसके काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ बड़ा खूबसूरत मिलने वाला है आपको। एक तरफ इधर है आपके पास, एक तरफ इधर है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से था, जब ये 0 तो ये 0, जब ये 1 तो ये 1, जब ये 2 तो ये 2, जब ये 3 तो ये 3। अब अपने मैक्सिमम लिमिट को पहुंच गया। यानी कि इधर हम एक्सटर्नल फोर्स रख देते हैं एफ एक्सटर्नल, और इधर हम फ्रिक्शनल फोर्स रखते हैं। तो यहाँ जब 0 था एक्सटर्नल फोर्स तो वो भी 0, जब ये 1 न्यूटन हो गया तो ये भी 1 हो गया, है ना। ग्राफ अगर हम बनाए तो जब ये 2 हो गया, मान लेते हैं 1 है, सपोज ये 2 है ना, तो ये भी 2 हो गया सर। फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गया, है ना। ये 1 था, ये 2 है, ये फिर आपको मान लेते हैं 3 है। तो जब आपने जो है इसको 3 किया तो ये भी क्या हो गया साहब, 3 न्यूटन हो गया, है ना। अब यहाँ से मामला थोड़ा टेढ़ा होने वाला है, क्योंकि जो अब मैक्सिमम लिमिट को पहुँच गया, है ना। अब आप फोर्स बढ़ा रहे हैं 4 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन नहीं होने वाला है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। क्या समझ में आ रहा है, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। अब क्या होगा कि यहाँ आने के बाद एक अपने मैक्सिमम लिमिट को जाएगा, उसका फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हल्का सा कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज कांस्टेंट, दैट इज म्यू के इनटू एन। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो था आपके पास दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज एफ एस, और ये आपका मैक्सिमम लिमिट, है ना। उसके बाद फिर स्लाइटली कम हो गया क्योंकि मोशन में आ गया। अब ये आपका हो गया फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ आप बुक में देखने को मिलेंगे आपको। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जब ये 0 तो ये भी 0, जब ये 1 तो ये भी 1, जब ये 2 तो ये भी 2, जब ये 3 तो ये भी 3। अब ये अपने मैक्सिमम लिमिट को पहुंच गया, चाहे जो भी हो, 3.5 हो, 3.6 हो, 3.7 हो, जो भी व्हाटएवर 4 से कम है, ठीक है। अब उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम हो गया, ठीक है। अब जब वो कम हो गया उसके बाद वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, म्यू के इनटू एन, जो भी वैल्यू निकल के आएगी। तो कहने का मतलब ये है ग्राफ अगर आपको कह दे कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी सिंपली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ कि साहब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक्सटर्नल फोर्स के क्या है, प्रोपोर्शनल है और बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने मैक्सिमम लिमिट को रीच करता है। उसके बाद फिर जो स्लाइटली कम होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। जो मैंने पहले कहा था, इंटरलॉकिंग कमज़ोर हो गया तो म्यू के कम हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो गया। सिंपल है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और एक कन्फ्यूज़न है जो मैं ज़रा सा आपको दूर कर लूँ, अक्सर बच्चे करते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, नहीं आगे बढ़ता है। अगर हम समझने की कोशिश करें, फ्रिक्शनल फोर्स जनरली बच्चे ये समझते हैं इट अपोजेस द मोशन, है ना। क्या कहते हैं, जब भी फ्रिक्शन की बात आती है तो हम इसको फौरन समझते हैं कि इट अपोजेस द मोशन। हम ये मानते हैं फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। 110% ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आप मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जब भी फ्रिक्शन की बात करेंगे, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। हाँ, अब यहां समझिएगा रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं। अब स्टेटमेंट सही हुआ कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ना।
मोशन का अपोज नहीं करता। मसलन मैं चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ? क्योंकि मैं ग्राउंड के कांटेक्ट में हूँ, मैं ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा हूँ, ग्राउंड हमको आगे पुश कर रहा है। मैं ग्राउंड को पीछे धकेलता हूँ, ग्राउंड मुझे आगे धकेल रहा है ना। मैं पुश कर रहा हूँ, फिर मैं चल रहा हूँ, फिर मैं पुश कर रहा हूँ, फिर मैं चल रहा हूँ, फिर मैं पुश कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर मैं पुश कर रहा हूँ। मैं उधर धकेला तो मुझे इधर किया, मैं इधर धकेल रहा हूँ तो मुझे आगे कर रहा। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो मेरे मोशन को हेल्प कर रहा है, उसी की वजह से हम चल पा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। होता है ना, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल ट्यूबवेल के पास अक्सर देखते हैं ग्रीनी ग्रीनी लेयर हो जाता है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, है ना, अलगी बोलते हैं, है ना। तो अब वहाँ पे चलना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हम ग्रिप नहीं बना पाते हैं, कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, फ्रिक्शन हमको मिलता नहीं है। फ्रिक्शन मिलता नहीं है तो हमारा मोशन ही नहीं हो पाता है, हम गिर जाते हैं धड़ाम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि फ्रिक्शन तो हीरो है भाई, उसको आपने विलन बना के रखा हुआ है कि साहब ये मोशन का अपोज करता है, विलन बना के छोड़ दिया है। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो आप बोलोगे सर आपने ये लिखना चाहिए था कि इट हेल्प्स द मोशन। नहीं नहीं, कभी कभी ये अपोज भी करता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बात करेंगे वन बाय वन। इसलिए मैंने आपको क्या लिखाया? रिलेटिव मोशन। क्या? रिलेटिव मोशन। एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में है तो उसके मोशन को अपोज करता है। समझ रहे? तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, इट नेवर अपोजेस मोशन। तो आप रिलेटिव मोशन में जब अभी देखेंगे, हम अभी जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम पीछे धकेल रहे थे, ज़मीन हमको आगे धकेल रही थी, फिर हम चल पा रहे थे, तो मोशन में हमको हेल्प कर रहा था। तो आप देखेंगे कि कभी ये हमको हेल्प करेगा, कभी हमको ये अपोज करेगा। तो समटाइम्स इट हेल्प्स आवर मोशन, समटाइम इट्स अपोज आवर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अब समझने की कोशिश करो, ग्राउंड में एक बॉल जा रही है, जा रहा है ना, कुछ देर के बाद वो बॉल रुक जा रहा है। अब यहां पे क्या है? क्योंकि बॉल आगे जा रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड बॉल पे फ्रिक्शन लगा रहा है। सपोज दिस इज द डायग्राम, दिस इज द ग्राउंड। अब एक बॉल कर रही है, तो बॉल इधर जा रहा है, तो ग्राउंड उसको फ्रिक्शन इधर दे रहा है, बोला जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे तो अपोज कर रहा है मोशन का, है ना सर। गेंद इधर जाना चाह रहा था, बोला हम जाने नहीं देंगे। तुम मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में आना चाहते हो, नहीं दूंगा आने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल किस में आना चाह रहा है? मोशन में आना चाह रहा है, ग्राउंड का तो आने नहीं देंगे। बोला अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अपोज कर रहा था। सिमिलरली जब उस एग्जाम्पल को कंसिडर करें, जब हम चल रहे थे, हम पीछे धकेल रहे थे, समझ रहे, हम पीछे जाना चाह रहे थे, ग्राउंड बोलता है जाए, जाने नहीं देंगे, वो हमको आगे धकेल रहे, है ना, जिसको हम चल पा रहे हैं। अपोज तो रिलेटिव मोशन का ही कर रहा था। ग्राउंड बोल रहा है मैं तुमको मोशन में आने नहीं दूंगा। अब हम आगे धकेल रहे थे, पीछे हो रहे हैं जब हम, अब हम क्या कर रहे हैं? आगे धकेल रहे हैं, है ना सर। हम आगे जाना चाह रहे हैं, ग्राउंड कहते नहीं देंगे, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। तो कभी रिलेटिव मोशन का जब अपोज करता है बॉडी, तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि इट मे हेल्प्स द मोशन, इधर इट में अपोज द मोशन। आप एक बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। हाँ, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। बात क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज दिस इज द टेबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस टेबल पे एक बुक रख दो, बड़ा सा, बड़ी सी किताब है, मोटी सी बुक है ना। इसके ऊपर छोटे से एक किताब है, पतली सी। सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी। नीचे वाले पे हमने फोर्स लगाया। क्या किया? नीचे वाले पे हमने फोर्स लगाया। सपोज दिस इज द मार्कर, सपोज दिस इज कॉन्टेक्ट विथ अ बुक। अब हम बुक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बुक जा रहे हैं आगे, बुक आगे मूव कर रहे हैं। बुक के साथ साथ ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो भी मूव कर रहा है। ऊपर वाला तो हम फोर्स ही नहीं लगा रहे थे। आखिर कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये बॉडी बी जो है साथ में चल रही है? किसकी वजह से? फ्रिक्शन, है ना। यानी जो ही अब इस बॉडी ए को आगे ले जाना चाह रहे थे, बॉडी ए को हम क्या करना चाह रहे थे? आगे ले जाना चाह रहे थे। बी ने बोला अच्छा आगे जाने
देंगे? नहीं देंगे ना? समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? दोबारा समझो कि सपोज दिस इज द बॉडी ए, आपने इस पे फोर्स लगाया, ए आगे जाना चाह रहा था, टेबल बोलता आगे जाने देंगे, किधर लगाएगा? फ्रिक्शन इधर लगा, ए पे फ्रिक्शन इधर लगा। अब बी क्या कहेगा? बी भी बोलेगा हम आने नहीं देंगे, तो बी किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है। किस पे? ए पे। ए पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? देखो, एक तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझो टेबल ने इधर फ्रिक्शन दिया, एफ टी कर देता हूँ मैं इसको, टी से टेबल, टी स्टैंड्स फॉर टेबल। एफ टी ने इधर दिया, जाने नहीं देंगे। बी ने भी इधर दिया, है ना, तो हम ये कह देते हैं एफ बी कर देते हैं, ड्यू टू बी ऑन ए। तो अब थर्ड लो क्या कहता है? अगर बी ने ए को इधर दिया था तो ए बी को किधर देगा? इधर देगा। तो पता ही चला बी पे किधर लगने वाला है मेरे बच्चों? ये बी पे इधर लगने वाला है। इसी फ्रिक्शन की वजह से तो बी मूव कर रही है। बी क्यों मूव कर रहा था? नहीं समझ में आया? पक्का नहीं आया? दोबारा बात करता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देता। सपोज हेयर आई एम गिविंग वन एग्जांपल हेयर, लेट्स से सपोज दिस इज द मार्कर, दिस इज द, है ना, पाम। अब हम क्या कर रहे हैं? पाम पे हाथ लगा रहे हैं। क्लियर है? पाम को हम क्या कर रहे हैं? मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पाम तो मूव नहीं हो रहा है मेरा। चलो एग्जांपल कंसीडर करो, इमेजिन करो कि सपोज मार्कर है, किसी बुक पे रखा हुआ है, सपोज, है ना, यहीं पे ये बुक है, ये आपका, इसके ऊपर बी रखा हुआ है। अब ए पे हम देखते हैं, हमने कौन सा फोर्स लगाया था? एफ एक्सटर्नल। तो ए पे हमने क्या लगाया? देखो एक्सटर्नल इधर। जो ही ए इधर जाना चाहा, टेबल बोलेगा कि हम जाने नहीं देंगे, रिलेटिव मोशन का अपोज करेंगे, मेरे रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, रेस्ट में ही रहोगे, तो जाने नहीं देंगे, तो किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, लगा दिया। बी ने बोला अच्छा तुम भी मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, तुमको जाने नहीं देंगे, तो बी ने भी ए पे किधर लगाया? इधर लगाया। एफ बी ड्यू टू ए, ए तो ए का हो गया, ए पे टोटल फोर्स, एफ एक्सटर्नल इधर, फ्रिक्शन ड्यू टू बी इधर, फ्रिक्शन ड्यू टू टेबल इधर। अब बी की बात करें, क्योंकि बी ने ए को किधर दिया था? इधर, तो ए भी बी को किधर देगा? उधर देगा कि नहीं देगा? अपोज करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। थर्ड लो कि अगर ए ने बी को फोर्स दिया था एफ, तो बी भी ए को एफ ही देगा, मगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो ए ने बी को किधर दिया? बी ने ए को किधर दिया था? इधर। बी ने ए को इधर, तो ए बी को किधर देगा? इधर देगा कि नहीं देगा? तो पता क्या चला? इसी फोर्स के वजह से बॉडी बी जो है ए के साथ साथ चल रहा है। तब बताओ बी के मोशन में हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट डजंट अपोज द मोशन। ये बात बिल्कुल ज़हन से आप निकालना। किसी ने भी आपको अगर समझाया कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, नहीं सर, ये कभी हेल्प भी करता है, कभी अपोज भी करता है। एक्चुअल फिगर ये है कि ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। इट अपोजेज relative motion, it never opposes the motion. Please clear this statement. Thank you. आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और मामला है, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। फर्स्ट लॉ फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे वन बाय वन। अब 9th क्लास में हो, मैं उसी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हायर क्लास में आप जाओगे तो और मॉलिक्यूलर लेवल पर चीज़ों को पढ़ोगे और चीज़ें होंगे। मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं टेंशन फोर्स। बहुत टेंशन होता है ना, टेंशन फोर्स का जब भी नाम सुनता है तो टेंशन होता है। तो हम बात करेंगे किस पर? टेंशन फोर्स पे। अगला फोर्स हमारा क्या है? टेंशन फोर्स। क्योंकि ये सब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका यूज़ होता है, तो हम इसलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो अगला जो फोर्स हमारा है टेंशन फोर्स है। नॉर्मल क्लियर, फ्रिक्शन क्लियर, अब तीसरा टेंशन है। टेंशन में टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब भी कोई रोप हो या कोई स्ट्रिंग हो या कोई आपको जो है थ्रेड हो, स्ट्रेच फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल ये जो आप सामने देख रहे हैं, या आपको अगर नहीं दिखेगा तो मान लीजिए कोई एक रस्सी है, बिल्कुल तनी हुई है, स्ट्रेच है। सपोज यहाँ पे एक रोप है ना साहब, इस रोप से एक बंदर लटक रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रोप था ये स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। या मान लेते हैं एक धागा है ना, इस धागे से एक बॉल आपने बांध दिया, तो जाहिर सी बात, ये जो थ्रेड है ये भी स्ट्रेच हो गया, है ना साहब। कोई भी एक पतली सी रस्सी हो, धागा हो, है ना साहब, स्प्रिंग हो, कुछ भी स्ट्रेच हो जाए। क्या हो जाए? स्ट्रेच हो जाए। हाँ, कोई भी पतला सा, हाँ, वो स्ट्रेच फॉर्म में आ जाए,
तो जब कोई भी धागा या कोई भी आपका थ्रेड या फिर कोई भी आपका रोप या कोई भी स्ट्रिंग आपका क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो हम वहाँ ये कहते हैं कि वहाँ पर एक फोर्स एक्शन में आता है, वो डेट इज़ नोन एज टेंशन फोर्स। क्या कहेंगे हम, कौन सा फोर्स एक्शन में आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। तो क्या बोलेंगे कि व्हेन a thread or string or rope is form, किस फॉर्म में आ जाए, स्ट्रेच फॉर्म, देन टेंशन कम्स ऑन एक्शन। क्लियर है? जब कोई थ्रेड हो, कोई रोप हो, कोई स्ट्रिंग हो या कोई भी आपको बिल्कुल रस्सी टाइप का कोई चीज़ दिखे, वो क्या हो जाए, तने हुए शक्ल में आ जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो हम कहते हैं वहाँ पर टेंशन आ गया। क्या आ गया, टेंशन। अब टेंशन फोर्स है ना साहब, क्यों आता है, किस लिए आता है, ये सारी क्लास 9th में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम हायर क्लास में करेंगे। फिलहाल आप जानेंगे कि कोई भी चीज़ स्ट्रेच फॉर्म में है तो वहाँ पर एक फोर्स एक्शन में आता है, जिस फोर्स का नाम क्या है, टेंशन फोर्स है। अब ये जो टेंशन फोर्स है ये हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट करता है। नॉर्मल के केस में बताया था ये हमेशा बॉडी को रिपल करता है। टेंशन क्या याद रखिएगा, ये हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो टेंशन ऑलवेज अट्रैक्ट द बॉडी, इट ऑलवेज अट्रैक्ट द बॉडी। जो टेंशन है वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा बॉडी को। नॉर्मल रिपल कर रहा था, टेंशन अट्रैक्ट करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा था। फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, नथिंग मोर देन दैट। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का नाम है। आपका मन गढ़ंत किस्सा नहीं चलने वाला वहाँ पे। यू हैव टू क्लियर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? नॉर्मल ऑलवेज रिपल द बॉडी, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड टेंशन ऑलवेज अट्रैक्ट द बॉडी। क्लियर है? अब क्या है, देखो यहाँ पे इस बॉडी की बात करें, ये जो बंदर था इसको ए मान लें, ये जो बॉल है इसको बी मान लें। अब हम चाहते हैं कि इसका जो है एफबीटी बनाए कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, mg नीचे, पहले ही बता दिया था कि mg हमेशा नीचे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो है, जो रस्सी, जिस रस्सी से बेचारा टंगा हुआ है बंदर, हाँ मंकी, तो इसको क्या करेगा, टेंशन किधर देगा, अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर देगा। किधर देगा, ऊपर। तो टेंशन ऊपर हो गया, तो टेंशन ऊपर, mg नीचे। इस तरह इसकी बात करें, इस बॉल का, बॉडी बी का, हाँ इसका मास मान लेते हैं m1 है, तो नीचे m1g। अब ये जैसे थ्रेड है स्ट्रेच फॉर्म में, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर टेंशन। तो ये है टेंशन। या तो थ्रेड के केस में होगा, स्ट्रिंग के केस में होगा, रोप के केस में होगा, या कोई भी चीज़ इस तरह से हमको बिल्कुल थ्रेड लाइक दिखे तो हम कहेंगे कि वहाँ पर टेंशन फोर्स एक्शन में आएगा और हमेशा वो बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में, बात करेंगे। पूरा एससी वर्मा का क्लास 11th का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, है ना, हायर क्लास में। अभी अब हम 9th क्लास में हैं, तो अभी आप 9th क्लास के हिसाब से ये बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए चला। मेरे ख्याल से मामला क्लियर हो गया आपका। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। फिर से हम कहते हैं हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पश्चिम पाली में, है ना। आपको अगर लेक्चर्स अच्छा लगता है तो आप आएँ, ज्वाइन करें। डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं वहाँ, बायो की अलग फैकल्टी है, मैथमेटिक्स की अलग फैकल्टी है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही देखता हूँ, बाकी आप ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।